गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। चलो, ये लिखा आपने? ऑनलाइन वालों ने तो लिखा ही नहीं। चलो, हेल्थ न्यूट्रिशन पे नहीं जाएंगे आज अपन। विल स्टिल रीड सम बेसिक्स। काफी बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है पैराग्राफ फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, इवेल्यूशन मिल जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। सबका ऑलमोस्ट हो गया है, बस जिनका बचा है उनका हो जाएगा। चलो बेटा, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप टीम को कॉल करो, बोलो कि मेंटर का नंबर दे दो, वो आपको दे देंगे। मेंटर आपको सामने से कॉल नहीं करेगा। आपको जब लगे कि आपको कोई डाउट है, आप टीम को कॉल करो, मेंटर आपको फॉलो बैक कर लेंगे। हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं बच्चों को इतना। मैं जो एआरई अप्रोच आपको बता रहा था, अगर इसको मैंने बहुत यूपीएससी में भी सिखाया है, हर जगह सिखाया है। एआरई अप्रोच बहुत से स्टूडेंट से कह रहे थे कि जब हम पैराग्राफ बना रहे हैं तो वो एआरई अप्रोच एग्जैक्टली फॉलो नहीं हो पा रही है। इन ऐसे यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, यू हैव टू राइट कंक्लूजन। इन बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड बिटवीन द कंक्लूजन आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। वो पैराग्राफ जो होते हैं वो होते हैं आपके ए आर ई फॉर्मेट में, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग, एग्जाम्पल। अब रीजनिंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि इट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इट्स जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सवाल है रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। इफ द ऐसे टॉपिक इज रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी and you have to write 8 paragraphs. Paragraphs can be structured in this following format. जो आप पैराग्राफ्स लिखेंगे, एक एक पैराग्राफ 3 लाइन के होंगे। तो पहली लाइन जो होगी, पहला सेंटेंस जो होगा, पहले असर्शन होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, क्या रोल है, व्हाट इज द रोल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपको अगर समझ नहीं आया कि पैराग्राफ की मैंने पहली लाइन तो लिख दी, अब आगे मैं लिखूं क्या, तो उसमें व्हाट के आगे आप क्या लिखोगे? क्या बताया था मैंने? वाई एंड हाउ। मतलब इन लाइंस पे सोचोगे। कास्ट एक कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है। और एक्सप्लेनेशन देखें अगर अपन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि कास्ट की वजह से आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन होती है। दैट मीन्स कास्ट क्रिएट्स आइडेंटिटीज। ये वो कास्ट है, ये वो कास्ट है, वो आइडेंटिटीज जो बनती है उससे रिप्रेजेंटेशन भी होता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का, एज वेल एज पॉलिटिकल वोट बैंक भी क्रिएट होता है। ये भी आप लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स है कैसे? नेगेटिव रोल भी है और पॉजिटिव भी है। ये कॉम्प्लेक्सिटी है। ये आपने आर्ग्यूमेंट लिखा, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप इसका एग्जाम्पल लिख दो। अब ये मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है समझाने के लिए, इसको आप पैराग्राफ में ही लिखोगे, पैराग्राफ में ही लिखोगे। अब एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स का नाम बता दो जो आपको लगता है कि करंट को छोड़कर जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। हिस्ट्री की नॉलेज यूज कर सकते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री की। हाँ बिल्कुल। कोई भी
दलित लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आप यूज कर सकते हो, ऐसे करके आपको बनाना होता है। अब जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, ये चीज थी। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में अगर आपको ये बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की इंपॉर्टेंस क्या है या जो भी है, तो इसमें पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन आप लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन डन, कंक्लूजन डन। वैसे कंक्लूजन बाद में लिखना, अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि इनमें कोई दिक्कत होगी नहीं। पैराग्राफ वन, पैराग्राफ वन जो बनेगा आपका आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और एग्जांपल से बनेगा। तो उसमें आर्ग्यूमेंट, द फर्स्ट लाइन शुड बी जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इमर्ज्ड अ वाइटल टूल फॉर अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये आपने बता दिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट। अब इसको ही, अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं सबसे ज्यादा, इसके नीचे वो दूसरा आर्ग्यूमेंट छेड़ देंगे, इसके नेगेटिव में बात कर देंगे, बट स्टिल जुडिशियल एक्टिविज्म में ये कमी है। ये उल्टा क्या करते हैं, पहले तो लिख देंगे एग्जाम्पल ऊपर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में। मैंने बहुत देखा है, पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है, या तो लोग उसमें डेटा डाल रहे हैं, या कोई रिपोर्ट डाल रहे हैं, या कोई एग्जाम्पल डाल रहे हैं। कभी नहीं डालना चाहिए। पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है, दैट शुड बी योर कोर आर्ग्यूमेंट। जो भी डेटा एग्जाम्पल आप डालोगे उसके बाद ही डालोगे, वरना उल्टा हो जाता है। जब आप पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में एग्जाम्पल डाल दोगे तो वो ये बताता है कि आप पिछले वाले पैराग्राफ को ही अभी एक्सप्लेन कर रहे हो, ये उसी का एग्जाम्पल है। आप जब कोई चीज समझाते हो तो पहले बात रखते हो, फिर एग्जाम्पल देते हो ना। अब मैं आपको पढ़ाने से पहले बोल दूं बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। तो वैसा ही आंसर राइटिंग में होता है, जब आप एग्जाम्पल डाल देते हो तो वही जो आपको भी फील हुआ वैसे एग्जामिनर को होता है कि एग्जाम्पल डाल के क्या कर रहा है, वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा स्ट्रक्चर ही खराब है। तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अपहोल्ड करता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसको एक्सप्लेनेशन मतलब कुछ नहीं, व्हाई एंड हाउ, कैसे करता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अपहेल्ड करता है, ये आपको बताना है। कैसे वाली लाइंस पे, हाउ कैसे करेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म पता है आप लोग को क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने बियॉन्ड द लिमिट्स जाके दे डू द पब्लिक वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे यूज आर्टिकल 142 of the constitution, complete justice। समझ में आ गया ना। तो ऐसी जैसे तुम्हारी पीआईएल्स फाइल होती हैं, कई बार देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो केस ले लिया अपने पे और बोला कि इस मामले में हम दखल करेंगे, ये मामला अब हमारे ऊपर। तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। जब जुडिशरी एक्टिविस्ट बन जाती है, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अपहोल्ड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी मतलब वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स, वी हैव सर्टेन सेफगार्ड्स, फिलोसफी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, उनको ये अपहोल्ड करती है। लेकिन कैसे कैसे करती है, जहां पे भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने अपनी रोल प्ले करने से दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, वहां पे जुडिशरी ने अपने कदम रख के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ये क्या एक्सप्लेनेशन इस आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल अलग है। क्या मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिए इस पैराग्राफ में, मैंने उसको एक्सपेंड किया, और अगर इसमें तुम एग्जाम्पल डाल सको तो एग्जाम्पल डाल दो, एग्जाम्पल की जगह डेटा भी डाल सकते हो कि कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर रहा है। कोई बड़ा केस बता दो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा मुद्दा सुलझाया हो। बिहार एसआई, हाँ बिल्कुल, बिहार एसआईआर जो आपका चल रहा है, बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सामने से फैसले लेके मुद्दे सुलझाए हैं। अब तुम परमानेंट कमीशन वाला जजमेंट की बात कर लो, या एलजीबीटीक्यू में नवतेज सिंह जौहर वाला केस की बात कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ चढ़ के फैसले लिए हैं। इसलिए अब इसमें क्या, कुछ लोग एक गलती और करते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं तमिलनाडु गवर्नर केस, डॉग बैन केस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमलेश। भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे करके पैराग्राफ पूरा बना देंगे और लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल नवतेज जौहर केस, बस इतना करके खत्म कर देंगे। ये सोचते हैं कि एग्जामिनर तो मेरा नौकर है, मैंने लिख दिया वो समझ लेगा अपनी बात। एक रूल हमेशा याद रखना, डोंट लीव ऑल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ऑन इवेल्युएटर। ये मत सोचना कि इवेल्युएटर के प्रति, इवेल्युएटर को आपसे प्रति एक सहानुभूति है
कि वो आपको समझने की कोशिश करेगा। कोई ही डोंट वांट टू अंडरस्टैंड यू। आपको ही अपनी तरफ से मेहनत करके कभी भी एग्जाम्पल में 2 या 3 शब्द लिख के मत छोड़ देना। एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर, ऐसे में तो बिल्कुल मत करना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चल जाएगा, एक बार को चल जाएगा, वो भी मिनिमल। गलती से स्पेस नहीं बची तो डाल दिया, उसमें तो कर लोगे। ऐसे में ये गलती मत करना कि तुम ब्रैकेट में या लास्ट में लिख दो एग्जाम्पल नवतेज सिंह जौहर या एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। नेवर। सबसे बड़ी गलती, उस एग्जाम्पल को इस तरीके से लिखो कि उसको दूसरे एग्जाम्पल की नीड ना पड़े समझाने के लिए। नवतेज सिंह जौहर में लिखो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। पता है ना जजमेंट में क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो पूरा लिखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उस पैराग्राफ में अपने आप में आपने एक होलसमनेस आपने दे दी। पैराग्राफ्स को अधूरा खाली मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, ये दोनों लिख देते हैं और एग्जाम्पल दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ ऑलरेडी इसमें इतनी लाइन भर दी। आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन में 4 लाइन का तो 5 लाइन का तो पैराग्राफ बन गया। ये गलती मत करो। आर्ग्यूमेंट रखो शॉर्ट, सबसे पहली लाइन जो होगी शॉर्ट, 1 लाइन, 6 से 7 वर्ड, सिंपल आर्ग्यूमेंट। चाहे बहुत बढ़िया मत लिखो, कोई अपोजिटिव कोई कॉन्ट्रास्ट यूज मत करो, वो सब इंट्रोडक्शन में करना है। अपोजिटिव, कॉन्ट्रास्ट, डेटा सब ऊपर इंट्रोडक्शन में कर दो। इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो, ग्रैंड। बट आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट शॉर्ट लिखो, फिर एक्सप्लेनेशन बड़ी करो, फिर एग्जाम्पल बड़ी करो। इससे बनता है फ्लो। समझ आ गया? ये गलती मत करना बिल्कुल। हाँ, ये कह रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जब मैं इंट्रोडक्शन लिख देता हूं तो सर आपने इंट्रोडक्शन तो बता दिया, अपोजिटिव, कॉन्ट्रास्ट, डेटा, कंटेक्स्ट, एग्जांपल, इंट्रोडक्शन हम कर भी ले रहे हैं, वी कैन राइट इंट्रोडक्शन। बट डायरेक्ट बॉडी जब हम शुरू करते हैं तो ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों के बीच में छोटी सी लाइन डाल दिया करो, नाउ वी विल डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस, नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इन दिस रिगार्ड वी शैल डिस्कस। अगर आप लोगों को लग रहा है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है लिखना, बट आपको लग रहा है मन से तो आप लिख दो और उस पर अंडरलाइन कर दो कि नाउ वी विल डिस्कस। बट 1 लाइन का ही लिखना है, ऐसा नहीं कि इंट्रो बॉडी के बीच में तुम एक पैराग्राफ अलग से डाल दो कनेक्ट करने के लिए। जस्ट राइट 1 लाइन की बॉडी में आप क्या करने जा रहे हो, या सिंपल सी आप एक बॉक्स बना के डाल सकते हो, रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, नाउ लेट अस डिस्कस। बट अपनी अपनी चॉइस है, कोई सिंपल स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि एक ही लाइन का पूरा उसमें डालना है। इंट्रो बॉडी कनेक्ट करने के लिए छोटी सी लाइन डाल दो और बॉडी कंक्लूजन कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी के बाद जो कंक्लूजन आएगा उसको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कंक्लूजन में जब आप पहला वर्ड डालोगे कंक्लूडिंगली, henceforth, समिंग इट, या 10 हो जाएगा, वो वहीं समझ में आ जाता है। स्विचिंग वर्ड यही उसको सम अप कर देता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कल मैंने टीम से बात करी जो ऑनलाइन कॉपीज चेक कर रही हैं, और इसलिए बेटा टाइम लग रहा है कॉपीज चेक करने में, क्योंकि हम सिर्फ कॉपीज ऐसे टिक मार्क करके नहीं दे रहे हैं, इवेल्युएशन। और बहुत से लोगों ने तो 1 पेज का ऐसे लिख के भेजा है ऑनलाइन में। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे इवेल्युएशन टीम बोलती है सर 1 पेज का ऐसे भेजा है, मैं करूं कि नहीं करूं? मैं उनको समझाता हूं कि आप उसको लिख के भेजो, समझाओ। समझ रहे हो आप? तो उसमें टाइम चला जाता है। और मैं यही बताना चाहता हूं, ऐसे लिखो तो 3 से 4 पेज का लिखो। वो इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि ये अप्रोच समझ नहीं आ रही। क्लास देखने के बाद भी अगर आप 1 पेज का ऐसे लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि या तो आप मेरी क्लास सीरियसली नहीं देख रहे हो, और डेवलप नहीं हो पाते। तो उसके लिए आप क्लास में जितना हो उतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो। स्पीक गार्बेज बट स्पीक, राइट गार्बेज बट राइट। जब तक आप अपने को खोलोगे नहीं, उस चीज को फिल नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे नहीं तो आपके थॉट डेवलप नहीं होंगे, किसी भी तरीके से नहीं होंगे। और ये भूल जाओ, जिस उम्र में आप लोग बैठे हो, टीयर 1 में मार्क्स लेके बैठे हो, आप में नॉलेज की कमी नहीं है। ये भूल जाओ कि आपको कुछ सिखाना है, नहीं, मुझे तो उल्टा तुमको जो सिखाया वो याद दिलाना है। मैं तो वो हूं तुम्हारा हनुमान जी का क्या क्या जामुवंत। मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं। क्या मैंने नवतेज सिंह जौहर सिखाया किसी को? तुमको नहीं पता था आर्टिकल 142? टीयर 1 में नहीं पढ़े हो, एसएससी में नहीं पढ़े हो, यूपीएससी में नहीं पढ़े हो, सीपीएफ में नहीं पढ़े हो? क्या मैं तुमको कुछ सिखाया अब तक? वुमेन का टॉपिक डिस्कस किया, याद नहीं आता क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करते हो। बोलो बढ़ चढ़ के,
सामने वाले कंपटीशन नहीं है, स्कूल नहीं है कि तुम लोग उसने बोल दिया तो तुम्हारा रोल हो गया, तुम्हारी टीम से खत्म। टीम डिवाइड कर लिया हो क्या कि एक बंदा वहां बोल दिया तो उनका बिग बॉस में जैसे होता है, ऐसा नहीं, सब बढ़ चढ़ के बोलो। सर लिखने वाला कंटेंट कहां से लाए? बेटा लिखने वाला कंटेंट तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। वुमेन से रिलेटेड मैंने 23 पेज का कंटेंट अपलोड कर दिया। अब बताओ 250 पेज का करूं? 23 पेज के कंटेंट मैंने कर दिया। हेल्थ न्यूट्रिशन पे मेरा 20 पेज का कंटेंट है जो रेडी है। बट मैं पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि 23 पेज का कंटेंट देने के बाद भी मेरी गारंटी है कि आप वो लिख नहीं सकते अनलेस यू डेवलप द थिंकिंग। कैसे रटोगे? अगर सवाल टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गलती से भी टेढ़े आ गए तो क्या कर लोगे? रोल ऑफ वुमेन इन इंश्योरिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लो करो। रोल ऑफ वुमेन इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी पढ़ा था अपन ने। वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आती है, सीखो, जो नोट्स अपलोड किए उसको पढ़ो। चलो ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर चैलेंजेस, अब इसमें आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? अब देखो ऐसा है ना, ये मैं टॉपिक ला रहा हूं बिल्कुल सीधे कि चलो डायरेक्टली पूछ लिया चैलेंजेस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, या इनफॉर्मल सेक्टर पूछा आपने, चैलेंजेस से शुरुआत की बॉडी में। तो पहला चैलेंज आपने क्या लिखा? क्या चैलेंज है पहला? इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल मतलब वंचित है, या फिर यस रिस्क के लिए थोड़ा सा प्रोन है। इकोनॉमिक शॉक और इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन इनको नहीं मिला हुआ। इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है हमारे देश में, जहां पे मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ। और जिनको नहीं समझ आता कि अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ये क्या होता है, वो हम नोट्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए स्ट्रक्चरिंग देखो, ये आपने लिख दिया कि ये वल्नरेबल है। क्या है? क्या है? अब तुम बताओगे कैसे है या क्यों है, दोनों में से एक चूज करो। ठीक है भाई साहब, इसमें मान लो मैंने कर दिया वाई और हाउ, दोनों मर्जी हो गए इसमें। तो क्यों है? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी कम है, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, और पुअर सोशल सिक्योरिटी है। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। अगर आपको किसी एक चैलेंज का बहुत सारा कारण बताना हो तो उसके बहुत सारे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, उस पैराग्राफ में ही आपको कॉमा लगा के छोटे छोटे कीवर्ड्स में उस पर्टिकुलर चैलेंज के कारण बता दो। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं मिलती, इंश्योरेंस नहीं मिलता, कवरेज नहीं है। तुम्हारे जोमेटो स्विगी के वर्कर्स एग्जाम्पल, जैसे इसमें कोविड-19 है, तुम जोमेटो स्विगी के वर्कर्स डालो। नए लेबर कोड में सोशल सिक्योरिटी जो फंड आया है तुम्हारा, वो इसलिए ही तो आया है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। समझे? ये क्लियर हुआ कि नहीं किया? सर एक या दो पैराग्राफ लिख पा रहे हैं, लेकिन आगे का लिखने का स्किल कैसे डेवलप करें? ऐसे ही। अब जब यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा तो सिर्फ लिख के नहीं छोड़ दिया कोविड-19, समझाया कि कोविड-19 में इनफॉर्मल सेक्टर वाले वर्कर्स को इधर से उधर माइग्रेट करने में दिक्कत आ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, उनको तो कोई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी नहीं मिला हुआ था, ना ही उनको कंपनसेशन कोई अलाउंस मिल रहा था। समझे? अपने को पुश करो कि यार ये चीज लिखनी है, ये चीज बिल्कुल प्रमोशनल ग्रोथ इशू। और यकीन मानो, अगर इतने बच्चों में 4 बच्चे भी ये कर पा रहे हैं तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। रोटी तो सब खाते हो, बस तुम कोशिश नहीं करते हो। ये हाँ, एक्सप्लेनेशन में कोमा डाल डाल के डाले हैं। हाँ, इसके भी सब पैराग्राफ तुम बना सकते हो, बट फिर ये इसी पे ही केंद्रित हो जाएगा कि वल्नरेबल। अगर तुम करना चाहते हो इसी पे सेंटर, तो इसके भी इस टॉपिक के भी पैराग्राफ बना सकते हो, सब टॉपिक के, वो तुम्हारी इच्छा। बट बेटर क्या होता है कि अगर किसी चैलेंज का, अगर तुम्हारे दिमाग में और पॉइंट्स ऑलरेडी हैं इनके अलावा, तो इसी को इसमें रहने दो, नहीं है तो इसको एक्सपेंड कर दो। ये गेम टीयर 2 का ये बढ़िया है ना, सब्जेक्टिव है। टीयर 1 में तो तुमको ऑप्शन दे दिया, अब चूज करो। टीयर 2 में तो तुम अपना गेम खेलो, तुम्हारी स्टाइल, कि तुम इसको ही एक्सपेंड करना चाहते हो, या फिर एग्जाम्पल की जगह, जैसे हमारे एक स्टूडेंट, इनको डेटा बहुत याद रहता है, तो एग्जाम्पल मत लिखो, डेटा लिख दो साहब। 95% हमारी जनता, वर्कफोर्स क्या है? फॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है। एग्जाम्पल याद नहीं है तो डेटा लिखो। अब मान लो जैसे इन्वायरमेंट का आ गया, अब मैं यहाँ पे भी टॉपिक सब्जेक्ट अलग अलग लेके आया हूँ। इन्वायरमेंट में मान लो अर्बन फ्लडिंग का सवाल आ गया, तो अर्बन फ्लडिंग से आप सबसे पहले मान लो क्वेश्चन ही था कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। अब आप बोलोगे सर कॉजेज ही अर्बन फ्लडिंग है,
और आर्ग्यूमेंट में भी अपने को फिर कॉज ही लिखना पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस। अगर मैंने बोला कि सर आर्ग्यूमेंट में आपने बोला लिखो व्हाट, कि क्या प्रॉब्लम है, और एक्सप्लेनेशन में लिखो उसका कारण, कि क्यों है, तो ये तो तब समझ आता है ना जब डायरेक्टली चैलेंजेस नहीं पूछ रहा। पर डायरेक्टली अगर चैलेंजेस पूछ लिया, कॉजेस पूछ लिया कि अर्बन फ्लडिंग के कॉज बताओ, तो हमको कॉज पहली लाइन में लिखना पड़ेगा ना। फिर हम सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बताओ। व्हाट के साथ आता है हाउ और वाई, और कॉज के साथ क्या आता है। तो भैया ऐसा है कि अर्बन, कारण क्या है अर्बन फ्लडिंग का, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन और पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कारण है। अब इसके बाद अगर तुमको एक्सपेंड करना नहीं आ रहा कि यार ये कारण तो हमने बता दिया, बाकी कारण इसमें लिखेंगे, तो फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ये भी चिंता का विषय है। बट उसके लिए इसी कारण को एक्सपेंड करके कॉन्सिक्वेंस बताओ कि अगर अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, पुअर ड्रेनेज होगा, तो क्या क्या दिक्कत होगी, इंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड, कॉन्क्रिटाइजेशन, कॉन्क्रीट बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, नालियां खत्म कर दी। दिल्ली में नहीं देखा, जरा सी बारिश आई तुम्हारे, इसलिए तो मैं लेट हो जाता हूँ। अभी कल बारिश आई, मैं आज 9 बजे निकला हूं घर से, 9:30 के टाइम के लिए निकला हूं, इधर उधर बारिश आ गई, जाम, क्या करे इंसान। और ना तो मेरा घर मेट्रो के पास में, क्योंकि मैं मेट्रो तक जाऊंगा तो 20 मिनट तब भी लग जाएगी। तो दिल्ली जैसी ऐसी सिटी का अगर हाल हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि लैक ऑफ स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स। इसका कॉन्सिक्वेंस भी आप बता सकते हो कि इसकी वजह से ये और गड़बड़ हो जा रही है, ये तो है ही, इसकी वजह से ये भी हो जा रहा है। एग्जाम्पल में इसमें तो दो बेंगलुरु फ्लड्स की बात की है, यहां पे भी मैंने सिर्फ लिख के नहीं छोड़ा। एग्जाम्पल बेंगलुरु फ्लड्स, इसमें लिखा है बेंगलुरु फ्लड्स वर डायरेक्टली लिंक्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑन लेक बेड्स और ब्लॉक्ड स्टॉर्म ड्रेन्स। बेंगलुरु फ्लड भी इस वजह से आई क्योंकि बहुत सारा अर्बनाइजेशन हुआ, ड्रेनेज को लीक वो कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, एज रिपोर्टेड बाय एनडीआरएफ। ये और मुझे एग्जांपल में वैल्यू एडिशन कर दिया, गेट इट। सो whenever you have written the cause in the first line, make sure you write the consequence in the next line। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पैराग्राफ की 3 लाइन की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया। मैं ये नहीं कर रहा एक पैराग्राफ में कॉज लिखो, फिर अगले पैराग्राफ में कॉन्सिक्वेंस लिखो, फिर अगले पैराग्राफ में एग्जांपल लिखो। मैं एक ही पैराग्राफ की 3 लाइन की बात कर रहा हूं। इतना तो क्लियर हो गया ना, कहीं अभी भी दिमाग में चल रहा हो कि सर। चलो, एम्पैथी इन पब्लिक सर्विस, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एम्पैथी इन पब्लिक सर्विस। अगर तुम्हारे, देखो वैसे तो जनरली एथिक्स से रिलेटेड सवाल आईबी में कम आएंगे, बट फिर भी अगर तुमसे आ जाए तो एम्पैथी की क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक सर्विस में। एम्पैथी की इंपॉर्टेंस ये कि फंडामेंटल वर्च्यू है एथिकल गवर्नेंस के लिए, वर्च्यू मतलब वैल्यू। इसका कारण क्या है, ये हो गया वॉट, क्या हो गया वॉट। अब आप क्या लिखोगे, वाई। क्यों है एम्पैथी फाउंडेशनल वर्च्यू, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स को पीपल सेंट्रिक बनाती है और लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाती है। एग्जाम्पल, किसी भी सिविल सर्वेंट का डाल दो तुम, किसी भी ऑफिसर का डाल दो जो तुम्हें लगता है कि लोगों के प्रति बहुत वो रहा था, कोई एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल तो याद रखो सिविल सर्वेंट्स के, आईएएस के नहीं तो आईपीएस के, नहीं तो पॉलिटिकल लीडर लाल बहादुर शास्त्री, पता ना लाल बहादुर शास्त्री की तो कहानियां, किरण बेदी। चलो, सर सारे पैराग्राफ एआरई फॉर्मेट में जाएगा। एआरई फॉर्मेट में जाने से आपकी स्ट्रक्चरिंग क्लियर हो जाएगी, आप भटकोगे नहीं। अभी दिक्कत क्या हो रही है, हमको पता नहीं कि रास्ता क्या है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप इधर उधर घूमो, पैराग्राफ मर्जी से बनाओ, उससे बढ़िया एआरई अप्रोच फॉलो करो। और एआरई अप्रोच हमेशा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में फॉलो की जाती है, मैगजीन्स में की जाती है। चल, ये तुम्हारा ये हो गया।
अब कल मैं जो बता रहा था आपको कि सर जो वर्ड्स वगैरह आप बता रहे हो, कीवर्ड्स आप बता रहे हो, उससे कितना फर्क पड़ रहा है? उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक मैंने ये देखा कि जो एडजेक्टिव्स यानी जो कीवर्ड्स जो यूज में किए जा रहे हैं, जब आप एक्सपेंड करने के लिए और एडजेक्टिव फिल कर रहे हो, उन एडजेक्टिव्स का रोल बहुत है। जैसे मान लो अभी मैं इंट्रोडक्शन पे ही बात कर रहा हूं, अभी मैंने पैराग्राफ समझा दिया, अब इंट्रोडक्शन पे कल हमने इतनी चीजें सीखी, एक्सपेंड करो, पॉजिटिव यूज करो, हेडिंग बेटा लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना है, वो उसमें समझाऊंगा मैं। If we write 5-6 needs and 5-6 challenges, then 5-6 solution, then content will be more than 500 words. नहीं, ऐसा नहीं है। आप 7 पैराग्राफ लिखो, एक पैराग्राफ में 3 लाइन लिखो। ये तो मैंने समझाने के लिए इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल लिखे थे, वो कोविड-19। तुम बड़ा लिखो बट शब्द तो कम ही लिखोगे ना, मैं तो ज्यादा शब्द लेके आऊंगा ना तुम्हारे लिए। तुम तो छोटा छोटा करके लिखो, अच्छे से लिखो, बट स्ट्रक्चर वही फॉलो करना है, ठीक है? चलो, अगर मान लो क्वेश्चन हो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें इंट्रोडक्शन करना हो, तो लोग जनरली इंट्रोडक्शन अगर करते हैं तो ऐसे करते हैं, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंपॉर्टेंट राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि मैंने कल सिखाया था कि जब आप उसको और एक्सपेंड करोगे, पॉजिटिव यूज में लोगे, तो ये और बेहतर बनाया जा सकता है। और जो कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने बोल्ड किए हुए हैं, या तो उसको लिख लो, तुम 40 से 50 कीवर्ड्स की लिस्ट बना लो, जो कीवर्ड्स तुम उस ऐसे में यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूं, दीज आर एडजेक्टिव्स व्हिच यू कैन फिल एनी टाइम। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज ए पिवटल एस्पेक्ट। कैसा है? प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेफगार्डिंग द इंट्रिंसिक डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, सिग्निफिकेंट इंपेरेटिव, सेफगार्डिंग द इंट्रिंसिक डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे फंडामेंटल, पिवटल और सिग्निफिकेंट क्या बताता है? कि आप जो है क्लियर हो लैंग्वेज में, यू हैव गुड कैच ऑन द लैंग्वेज। एक्सपेंड ऐसे करता है, कुछ लोग बोल रहे थे ना सर एक्सपेंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और मान लो कंक्लूजन की बात आ जाए, अब राइट टू प्राइवेसी वाले सवाल में कंक्लूजन की बात आ जाए, तब क्या लिखोगे? द राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी अपहेल्ड इन गवर्नेंस। सिंपल। बट अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहो, एडजेक्टिव्स फील्ड करना चाहो, जो मैंने कल भी बताए थे सेम, द होलिस्टिक रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी डिमांड्स प्रोएक्टिव गवर्नेंस। कैसी गवर्नेंस? कल ही मैंने सिखाया। अगर जैसे इन्होंने बोला बहुत सारे बच्चों ने कि सर शब्द नहीं आते, थॉट्स नहीं आते, तो जो जो नाउन है तुम्हारे सेंटेंस में उसके एडजेक्टिव्स पकड़ो। कैसी गवर्नेंस, कैसा इन्फोर्समेंट, और कैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कल भी मैंने बताया था कैसी एजुकेशनल मशीनरी, हेल्थ के साथ हेल्थ फ्रेमवर्क, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जब भी तुम नाउन के साथ ऐसे एडजेक्टिव लगाओगे, सेंटेंस एक्सपेंड होगा ही होगा और बहुत बेहतर दिखेगा। और कुछ लोग बोलते हैं सर अंडरलाइन कहां करें, तो अंडरलाइन इन्हीं को ही करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे में सर अंडरलाइन क्या करें, अंडरलाइन इन्हीं कीवर्ड्स को करो ताकि एग्जामिनर को खुल के दिखे। समझ आया? फर्क पता चला? एक बार पढ़ो इसको। सर ये शब्द कहां से लिखे? अरे भाई लिख लो, यही लिख लो, प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव तुम गवर्नेंस के साथ यूज कर सकते हो, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के साथ यूज कर सकते हो, प्रोएक्टिव स्किल डेवलपमेंट के साथ यूज कर सकते हो, प्रोएक्टिव ब्यूरोक्रेसी के साथ यूज कर सकते हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के साथ यूज कर सकते हो। सस्टेनेबल, तुम की सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, आज की जनरेशन की नीड और आने वाली जनरेशन की नीड दोनों पूरी करे। सस्टेनेबल कहीं भी डालो। तुमको बहुत किताबें थोड़ी पढ़नी है कि राइट टू प्राइवेसी पे किताबें जजमेंट खोल खोल के पढ़ रहे हैं। जब एक ऐसे लिखना है तो वही घुमा फिरा के कीवर्ड डाल दो ना, ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। और मान लो एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसमें तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन होता, वो इंट्रोडक्शन जो होता, क्लाइमेट चेंज हैज अफेक्टेड इंडियन कल्चर इन सेवरल वेज, ऐसे तुम नॉर्मल इंट्रोड्यूस करते, बट इसमें जब तुम एडजेक्टिव्स डालोगे तो इस तरीके से होगा। पढ़ो एक बार। कैसा थ्रेट? इंक्रीजिंग क्रॉप फेलियर। और कैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फ्रीक्वेंट, ग्रोइंग रिसोर्स स्कैरसिटी, देयर बाय इंडेंजरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिस्टम।
ऐसे में बेटा हेडिंग नहीं लगानी, इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में अगर आपको एक लाइन डालनी हो कनेक्ट करने के लिए तो आप डाल सकते हो, ऐसे में हेडिंग की नीड नहीं होती। लॉन्ग आंसर टाइप में होती है, जब आप सॉल्यूशन और चैलेंजेस 3-3 पॉइंट करके बताओ तो उसमें आपको डालना पड़ेगा, बट इसमें नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब इसका कंक्लूजन करना हो तो इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, इसका कंक्लूजन करना हो तो सिंपली ये कंक्लूजन मत करो कि मिटिगेशन मेजर सोल्यूशन मेजर्स आर नीडेड। कैसे मेजर चाहिए? एडवर्ब, एडजेक्टिव के भी एडवर्ब बताओ ना। कैसी फार्मिंग प्रैक्टिस चाहिए? कैसी एग्रीकल्चर पॉलिसीज चाहिए? रेजिलिएंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और मल्टीफेसेटेड, यानी मल्टी डायमेंशनल, होलिस्टिक, मल्टी लेवल, ताकि फूड सिक्योरिटी कैसी रहे? लॉन्ग टर्म। यहां पे एडजेक्टिव्स कौन से यूज किए गए? इनोवेटिव, रेजिलिएंट। ये क्या दिखाता है कि हम जानते हैं। इतनी सी लाइन जब तुम लिख दोगे बात खत्म। कम लाइन सोची, एक्सपेंड कर दी, ऐसे खत्म। ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, कम पढ़ के उस कम पढ़े हुए को अच्छा लिखना है। फिर भी कुछ लोगों को भूख होती है, कंटेंट दो, कंटेंट दो, ये भी दो, वो भी दो, पढ़ेंगे नहीं। अभी मैं वुमेन से रिलेटेड डेटा पूछ लूं ऑनलाइन वाले बच्चों से तो 5 से ज्यादा डेटा कोई नहीं बता पाएगा, जबकि उस पीडीएफ को अपलोड करे हुए 7 दिन से ज्यादा हो गए। कोई है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो बोल सके मुझे डंके की चोट पे कि सर 5 डेटा मुझे एग्जैक्ट अभी याद है, 5 से ज्यादा उस टॉपिक में जो आपने दिया, जबकि मैंने 20-25 डेटा दिया था। बताओ। भारत, भारत ने बोला वेरी गुड। और 50 बच्चे ऑनलाइन है, केवल एक को याद है। तुम लोगों में किसी को याद हुआ? बहुत बढ़िया। दीक्षा, मोहित, कंटेंट आई हैव गिवन ऑलरेडी इनफ फॉर यू। हाँ, लिखने की वजह से मेमोरी में रहता है। चलो अब मान लो वुमेन इज द की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तुम्हारा टॉपिक है। वुमेन इज द की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें इंट्रोडक्शन और इसमें कंक्लूजन कैसे लिखा जाए? एक तो होता है विदाउट ऑब्जेक्टिव, ये इंट्रोडक्शन, वुमेन इंपावरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। बट आप इसको एक्सपेंड करके लिखो कि वुमेन इंपावरमेंट इज द कॉर्नर स्टोन। क्या है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर टॉपिक का तुम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे प्रिपेयर कर लो, अरे तुम कीवर्ड्स ही नोट कर लो सिर्फ। ये कॉर्नरस्टोन कैन बी रिटन इन मेनी टॉपिक्स, सस्टेनेबल, पिवटल, लॉन्ग टर्म, मल्टीफेसेटेड, होलिस्टिक, इतने सारे कीवर्ड्स तो तुम फिट कर लो ना। कॉर्नरस्टोन की जगह क्या डाल सकते हैं? और हाँ, फाउंडेशन, फाउंडेशनल पिलर। वुमेन एम्पावरमेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सस्टेनेबल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव, इक्विटेबल, प्रोग्रेसिव। इसकी जगह तुम अलिटरेशन डाल दो, प्रोग्रेसिव, पावरफुल और प्रॉस्पेरस, इक्विटेबल, इफिशिएंट और इफेक्टिव। मुझे बताओ ना, वो जो लिटरेशन तुमको 4-5 मैंने बताए हैं वो काम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? जब तुमको एक ऐसे लिखना है तो एग्जामिनर को क्या पता कि तुमको वो एक कीवर्ड ही आता है और आता ही नहीं है? एग्जामिनर को क्या पता? वो तो देख के समझेगा ना किसको आता है। ये होती है स्मार्ट अप्रोच कि तुम क्लास के बाद भी घर जाके नहीं पढ़ोगे ना तो भी तुम्हारा टीयर 2 में बैठे बैठे निकलवा दूंगा। तुम बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये दिमाग में फिट कर लो। और कोई इतनी मेहनत नहीं करा रहा जितने तुम्हारे टीयर 2 के कोर्सेज में देख रहा हूं, सारे लो वुमेन पे लिख के दे दो ऐसे कंटेंट, तो आदमी चैट जीटीपी से भी निकाल लेगा। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स का यूज तो सिखाओ, ये चीज जरूरी है। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? वुमेन्स एम्पावरमेंट विल हेल्प अचीव अ बेटर सोसाइटी। बेटर तो मैंने पहले ही बताया था, बेटर थिंग्स, ये सब मत लिखना, थिंग्स नीड टू बी इंप्रूव्ड, बेटर बेटर नहीं। बाय फोस्टरिंग होलिस्टिक एम्पावरमेंट थ्रू टारगेटेड पॉलिसीज। कैसी पॉलिसीज? और कैसी सोसाइटल चेंज? प्रोएक्टिव। कैसा? प्रोएक्टिव। उससे क्या बनेगा इंडिया? अगर तुमको अलिटरेशन में 3 शब्द सिमिलर वर्ड के याद नहीं आए, प्रोग्रेसिव, प्रॉस्परस, तो तुम अच्छे कीवर्ड लिख लो, वाइब्रेंट, इंक्लूसिव और एम्पावर्ड फ्यूचर। बताओ गलत बोला तो? इसके और एग्जांपल चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ू, कॉन्ट्रास्ट पे?
नेक्स्ट टॉपिक। सर अब एक दो हमें भी लिखने दो बेटा, अभी मैंने बहुत सारे कल लिखवा दिए थे, अभी और देखते हैं अपन। चलो एक ये छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है। ये किसी ने गलती की थी ऑफलाइन में शायद, तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। सौरभ ने गलती की थी। सौरभ ने, ये एक्चुअली बहुत लोगों ने गलती की है। इसको कहते हैं पैरेललिज्म की मिस्टेक। कुछ भी हम लाइन लिखते हैं जाने अनजाने में हम इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे द पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, इंप्रूविंग एजुकेशन एंड टू क्रिएट जॉब्स। ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? कोई मुझे बताएगा? पैरेललिज्म इसको कहते हैं, पैरेललिज्म। दैट मीन्स कि आप जब वर्ब लिख रहे हो, जब आप चीजें लिख रहे हो, तो आपका वर्ब सेंटेंस में कॉमन होना चाहिए। आप लिख रहे हो पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी और इंप्रूविंग एजुकेशन, तो ये आईएनजी गलत है। या तो इसको भी रिड्यूसिंग करो या इसको इंप्रूव करो, या तो रिड्यूस पॉवर्टी इंप्रूव एजुकेशन, या रिड्यूसिंग पॉवर्टी और इंप्रूविंग एजुकेशन करो। द पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, इंप्रूव एजुकेशन एंड क्रिएट जॉब्स, या फिर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इंप्रूविंग एजुकेशन एंड क्रिएटिंग जॉब्स। ऐसे मत करो कि रिड्यूस पॉवर्टी और इंप्रूविंग एजुकेशन। तुम्हें नहीं पता ये चीज की गलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर को भी नहीं पता। एग्जामिनर को तुमसे ज्यादा पता है, उसको पता है कि जिस चीज को तुम गलती नहीं मानते वो गलती होती है। समझे मैं क्या बोला? एग्जामिनर के हिसाब से एग्जाम्पल पैराग्राफ की पहली लाइन में डाल देना गलत है। तुमको किसी ने नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत नहीं है। हमारे पास जो डेटा आया है टीयर 2 में, बच्चे लिख के आते हैं, मॉक इंटरव्यू में बोल के आते हैं, हजारों बच्चे इतने सालों से, उससे पैटर्न समझ में आता है कि एग्जामिनर का क्या रूल बुक क्रिएट हो गई है। एग्जामिनर किस चीज को ज्यादा महत्व देता है, बोलने में और लिखने में। और सिर्फ मैं आईबी की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर एग्जाम की बात कर रहा हूं। जो अप्रोचेज हैं वो फिक्स हैं, इंसान को अट्रैक्ट करने के जो लिखा जाता है वो फिक्स है, उसका यूज करना है। चलो जैसे इसका एक और बता देता हूं, फिर मुझे तो लगता नहीं ज्यादा बताने की जरूरत है। हाँ, जैसे ये एक और गलती होती है, द टीम वांटेड टू विन द गेम दैट दे वुड ब्रेक द रिकॉर्ड एंड अचीविंग द फेम। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? ये तो टीयर 1 में। वेरी गुड। ये भी है, टीम को बार बार कोमा के बाद मेंशन नहीं करना है, और जैसे ये दैट दे वुड नहीं लगाना है, आप कंटिन्यूअसली लिखो द टीम वांटेड टू विन द गेम, ब्रेक द रिकॉर्ड एंड अचीव फेम। अगर आप टू के साथ लिख रहे हो, टू विन द, कुछ लोग ये गलती करते हैं, द टीम वांटेड टू विन द गेम, टू ब्रेक द रिकॉर्ड एंड टू अचीव फेम, वो भी नहीं करना। टू एक बार लिख के विन द गेम, ब्रेक द रिकॉर्ड एंड अचीव फेम। क्लियर? इसके और एग्जांपल नहीं दू पैरेललिज्म के? क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक। चलो ये तो कुछ कीवर्ड्स हैं, लास्ट में कराऊंगा। ये इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, या तो कि गुड की जगह तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, है ना? ये कर दी थी, ये वाली ऑनलाइन में हो गई होगी, ऑफलाइन व्हाट्सएप पे भेजा था ना? ठीक। तो ठीक, कुछ नहीं है, तो अपन ने जो डिस्कस किया है ना, कि बिग की जगह तुम सिग्निफिकेंट क्रिटिकल लिख सकते हो, ऑनलाइन में भी अपलोड कर दूंगा मैं। बस बता देता हूं क्या होता है। जैसे तुम स्मॉल, इंपॉर्टेंट ये वर्ड यूज करते हो ऐसे में, उनके अल्टरनेटिव मैंने बताए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बस अब मैं तुम्हें एक बार, अरे क्या दिक्कत है यार, कॉन्ट्रास्ट बता देता हूं। ये याद रखना कि 5th नंबर की फाइल सबसे लास्ट में अपने को करनी है, ठीक है?
चलो अब ये कॉन्ट्रास्ट पैटर्न के कुछ एग्जांपल है, फिर कॉन्ट्रास्ट की एक्सरसाइजेस दूंगा तुमको आज। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर इंट्रोडक्शन में आपने बताया 4 तरीके होते हैं, डेटा, एग्जाम्पल, कॉन्ट्रास्ट, कंटेक्स्ट और बहुत सारी चीजें। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट को समझ नहीं आया कि आपने कहा कि पहले उसका थोड़ा अपोजिट में लिख दो फिर उसका पॉजिटिव में ले जाओ। तो उसके रियल एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं यहाँ पे। पहले इजी सी एक बार देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। चलो ये है, जैसे व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ड बाय इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया? चैलेंजेस बाय, चैलेंजेस फेस्ड बाय। अब इसमें तुम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे कॉन्ट्रास्ट से कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट करने का एक तरीका है, जिसको पसंद आए वो यूज कर सकता है, जिसको, क्योंकि एक ऐसे और 2 लॉन्ग आंसर लिखने हैं तो सब में डेटा थोड़ी यूज करोगे, किसी एक इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रास्ट भी यूज कर लेना पॉजिटिव के साथ। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये होता है कि जब आप कोमा से पहले वाला पार्ट, स्टार्टिंग के 2-4 कीवर्ड आप उसका कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए आपने बोल दिया ताकि एग्जामिनर का टेंशन हो। कैसे? जब आप इन्फॉर्मलाइजेशन के चैलेंजेस बता रहे हो तो आप एक बड़ी अपोजिट बात बोलो कि वाइल इंडिया बोस्ट्स अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के पास क्या है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। समझे? कि वाइल इंडिया बोस्ट्स अ डेमोग्राफिक डिविडेंड द राइजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्कफोर्स पोसेस अ पैराडॉक्स। इससे क्या हुआ, आपने बता दिया कि इंडिया के पास ये पॉजिटिव है बट इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है। अब आपके पास इसको हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैलेंजेस, क्योंकि आपने यही मेंशन कर दिया कि अब हम आगे किस बारे में बात करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मलाइजेशन के चैलेंजेस। अब मान लो कंक्लूजन में यूज करना हो तो डिस्पाइट पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक ई श्रम एंड कोड ऑफ वेजेस। बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स होने के बावजूद भी अभी भी informal sector continue to face vulnerability, highlighting the need for balanced approach between labor flexibility and workforce security. Clear? क्या होता है कॉन्ट्रास्ट, समझ में आ गया ना? वेरी गुड आदेश। डिस्पाइट बीइंग द 4th largest economy, India has still 95% labor force in formal sector. ये होता है कॉन्ट्रास्ट। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा, अच्छा कीवर्ड, यू कैन यूज। जैसे मॉनसून वाला ही आ गया, कैसे मॉनसून इंडिया का एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रास्ट में कैसे यूज करोगे कि इंडियन जो मॉनसून है वो डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ तो एग्रीकल्चर के लिए लाइफ लाइन है और एक तरफ इकोनॉमिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने बता दिया। इससे इंट्रोडक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। आपने अटेंशन भी कैच कर ली कि इंडिया का मॉनसून तो डबल एज स्वॉर्ड है, बिल्ड कर दिया आपने कंटेक्स्ट। कंक्लूजन कैसे करोगे? मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मॉनसून्स। While modern irrigation techniques reduce dependence on monsoon, still climate change and erratic weather patterns pose new challenges for the economy. अब जैसे डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच की बात हो कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो उसमें इंट्रोडक्शन कैसे करोगे कि डेवलपमेंट करें, विकास करें या पर्यावरण को बचाएं। तो उसमें इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट कि डिस्पाइट इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, yet this ambition often conflicts with environmental sustainability. कंक्लूजन में आप ये डाल सकते हो कि डिस्पाइट गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक दिस अभी भी ये जरूरत है। समझ आया? कंक्लूजन में ये बता दो कि भाई ये स्कीम्स होने के बावजूद भी, तो गवर्नमेंट स्कीम भी हमने बता दी
हमने एग्जामिनर को क्या बता दिया कि भैया देखो गवर्नमेंट स्कीम भी हमको पता है, डिस्पाइट हैविंग स्कीम्स लाइक दिस कंटिन्यू टू पोज अ चैलेंज। ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। अब तुम कॉन्ट्रास्ट पैटर्न को यूज करते हुए इसमें इंट्रोडक्शंस लिखोगे। चलो कॉन्ट्रास्ट पैटर्न को प्रैक्टिस करो। बताओ क्वेश्चन ये है, इसका इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रास्ट के जरिए करो। बताओ। बना किसी से? बहुत बढ़िया। डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया स्टिल या फंडामेंटल राइट्स इन द नेशन स्टिल या marginalized section of the society are still not able to utilize the fundamental rights। ये भी अच्छा है, सौम्यदीप ने लिखा, while India enjoys a vibrant and pluralistic democracy, fundamental rights plays a pivotal role in upholding the same democracy। ठीक है। Despite being the strong constitutional mechanism, India still lacks in safeguarding fundamental rights। बिल्कुल। और इसी को फिर कंटिन्यू करते हुए बॉडी बना दो कि कैसे, क्यों है चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है। ये बताओ, ये वाला करो। बहुत बढ़िया दीक्षा, बहुत बढ़िया भारत। क्या बताए, किसका करो, इसका बताओ जल्दी। ठीक है। Despite having a vibrant history of urban settlement in Indian Indus civilization, modern urban planning is fallen short of aspirations of Indian cities. बेटर। क्या वापस बोलो आप?
Despite the existence, despite having a vibrant history of urban settlement with industrial रुको रुको civilization, रुको, despite having the vibrant settlement of urban settlements in Indus Valley civilization, modern urban planning is fallen short of aspirations of Indian society. modern societies and modern urban planning have fallen short of expectations of the people, a society. बहुत बढ़िया. हाँ, you can in the end mention ना कि fallen short of expectation of Indian society. You can mention a keyword. Despite the advancements in each sector, we are facing its consequence in losing our traditional. ठीक ठीक है. हम्म हम्म ठीक है. Rapid urbanization is propelling India towards its Viksit Bharat goal, but it's also sending a ripple through the fabric of traditional social structure. ये अर्बनाइजेशन की वजह से हम विकसित भारत तो बना पा रहे हैं, बट उस अर्बनाइजेशन से हम सोशल स्ट्रक्चर पे भी चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं. Despite being the fastest growing economy in the world, India has often ignored the ever-existing fabrics of traditional social. ठीक, सोसाइटी या सोशल जरूर मेंशन करना इंट्रोडक्शन में टू मेक श्योर. ठीक है. While the urbanization is linked with development and prosperity, the urbanization is now altered the social structure by including sedentary lifestyles, slums, and employment. ठीक. हाँ बिल्कुल. While urbanization has helped India boosting infrastructure and per capita income, resulting in decrease in poverty, it has also negatively impacted. तो कॉन्ट्रास्ट पैटर्न जब आप ये बना रहे हो तो इसको यूज करते हो, आप डेटा भी मेंशन कर सकते हो और अच्छा हो जाएगा. अर्बनाइजेशन का कोई डेटा हो, सिटीज का कोई डेटा हो, है ना. नहीं हो तो चलेगा. अब क्या सर हमेशा कॉन्ट्रास्ट पैटर्न यूज करना है? नहीं, जहां आपको लगे कि यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, जहां पे डेटा एग्जाम्पल कुछ याद नहीं आ रहा, वहां पे कर लो. चलो ये वाला कर लो एक बार, फिर ये वाला कर लो. कौन में वाला? बहुत बढ़िया. 31% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रिसाइड्स इन अर्बन एरियाज. ऐसे करके कुछ अगर डेटा है तो डेटा लिख लो, और नहीं आता डेटा तो कोई बात नहीं, अभी अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक बाकी है. तो मैं तुम्हें कल से वैसे भी हेल्थ न्यूट्रिशन अपन करने वाले हैं. आज इसलिए मैंने चुन लिया ताकि अब सबको और एक रिफाइनमेंट हो जाए. After all, the LPG reforms of 1922 made India a growing superpower, but the trickle-down approach is making India vulnerable to the unbalanced growth and income. परफेक्ट. बढ़िया. कोई और? Despite LPG reforms in 1951, TV Narasimha Rao has transformed industrial activity. Still, India faces unemployment problem standing at 3.2%. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया.
while liberalize, अंजलि ने अच्छा लिखा, while liberalization improved the face of country in economic advancements, it also blurred equality goals of blurred equality goals of state. बहुत बढ़िया सिद्धार्थ. Although India successfully ended license Raj in 1991, many sectors in India still face barriers in making impact on market. फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में सबको दिक्कत है, कॉन्ट्रास्ट में सब फोर्थ लार्जेस्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं. बढ़िया है, समझ में आ गई चीज है. इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट हो गया हमारा. ठीक है, अब ये रैपिड एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए. 10 सेंटेंसेस है, इनको एक्सपेंड करके आपको करना क्या है कि ये मान के चलिए 10 पैराग्राफ्स हैं. ठीक है, 10 पैराग्राफ्स हैं. हर पैराग्राफ में मान लीजिए आर्ग्यूमेंट है. इस आर्ग्यूमेंट के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल साथ में लिखना है अपनी कॉपी में. मान लीजिए ये एक आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसको एक्सपेंड करके इसका पैराग्राफ बनाना है. ठीक है, करो. मैं बताऊं वो कर लो, ये 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 4 कर लो एक बार अभी के लिए. ट्राई टू एक्सपेंड दिस सेंटेंस. अगर आप इसमें एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन भी नहीं डाल पाए तो इसको एक्सपेंड करके दिखा दो. इसका बेस्ट, इसको आप कैसे एग्जाम फिट बना सकते हो. आप लोग एडिटोरियल्स वगैरह भी कभी पढ़ोगे ना, और आप कॉन्शियस होके पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यूज कहाँ कर सकता हूँ इसको, कॉन्ट्रास्ट में या पॉजिटिव में. अब आप चाहे न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ लो, जरूरत हो, ऐसा जरूरत नहीं है मेरी क्लास के बाद, फिर भी जरूरत है, कभी कभी मन करे तो पढ़ लेना, तुम ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाओगे. बहुत बढ़िया अनुष्का, बहुत बढ़िया अभिमन्यु.
वेरी गुड, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, सब अच्छे अच्छा लिख रहे हैं यहाँ पर। लग रहा है अब कि हाँ कुछ सीख गए हो तुम, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कर लिया? चलो कर लो, सारे कर लो, एक एक करके कर लो। द इकोनॉमी इज फेसिंग बिग चैलेंजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, इसको कैसे लिख सकते हो? तेज बोलो, लाउड। reduces effective income of people, less saving, reduced investment, and hence growth. Example: subprime crisis of 2008 and reduced growth of loan. Inflation possesses significant impact in the overall economy of India, as it limits the purchasing power, which disturbs the demand and supply of market, and overall market ecosystem most effectively. ठीक है, Inflation has an adverse effect on the economy, which creates purchasing power disparity among the citizens of the state and eventually leading to the trade on economic growth. बहुत बढ़िया। ठीक है, Government like increase this in line frequent layoffs has toppled the country's economic fabric and put people in the cycle of poverty after COVID-19. ठीक ठीक। ओवरऑल अब मुझे, हाँ जितना ही आप लोग अच्छा लिख रहे हो उतना ही ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा अब सेटिस्फेक्शन हो गया कि आप लोग सीख गए हो। ये वाला बताओ। ठीक है, ठीक, चलो अब कल हम फिर कोर टॉपिक पे आएंगे फाइनली। अब और कुछ है सर जो तुमको लगता है वो डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, या कोर टॉपिक पे आऊं? हेल्थ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो आफ्टर studying the topics of women, we will now move towards the topic of health and nutrition. करीब 15 से 20 पेज का आपका नोट्स होगा, जो ऑफलाइन वालों को कल दे दिया जाएगा, ऑनलाइन वालों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो कल हम वुमेन के बाद फाइनली एक नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। अब मुझे लगता है काफी कुछ आ गया, और अब कुछ अगर डिस्कस करना भी आंसर राइटिंग में तो वो टॉपिक के साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। चल, ऐसे ज्यादा जल्दी ज्यादा तेज तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। दिसंबर में तुम्हारा एग्जाम होगा, मिड दिसंबर या फिर नवंबर लास्ट में, तो उस हिसाब से तो ठीक चल रहे हैं, है ना। सिलेबस तो तुम्हारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर टॉपिक में अपन स्टैटिक और करंट साथ में डिस्कस कर रहे हैं ना। हेल्थ न्यूट्रिशन का कल मैं स्टैटिक और करंट साथ में ही डिस्कस कर लूंगा। स्टैटिक क्या पूछ जाएंगे, करंट क्या पूछ जाएंगे, वो 10 टॉपिक्स की लिस्ट हेल्थ से वो कर लेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग तैयारी अगर करो, सर ये पीडीएफ अपलोड कर देना, कर दूंगा बेटा, ठीक है। कुडंट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट अप्रोच, कोई बात नहीं, अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट नहीं आया तो इतने तो बताए हैं मैंने। पॉजिटिव्स यूज करो, डेटा यूज करो, है ना, एग्जाम्पल यूज करो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, और खुद से वापस पढ़ो, वापस देखो ये लेक्चर। चलो ठीक है, तो हेल्थ न्यूट्रिशन का पढ़ के आ जाना, अगर बेसिक तुमको पढ़ना हो रेडी रहना, पढ़ के आ जाना, कल अच्छे से डिस्कस करते हैं, सब बोलेंगे ज्यादा अच्छा है। चलो बाय बाय।